अयोध्या, मथुरा और काशी, ये भारत की आत्मा से जुड़े 3 मानबिंदु। इन तीनों की मुक्ति के लिए भारत सदियों से आकांक्षी रहा। संघर्ष भी चलते रहे। अयोध्या में तो एक लंबा संघर्ष चला, अदालत में भी और अदालत के बाहर भी। 564 साल लगभग लग गए, तब जाके वो स्थिति बनी कि अगले वर्ष के आरंभ में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो 22 जनवरी को अयोध्या में जन्म स्थान पर भगवान राम का भव्य मंदिर और उसमें रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा। उसके बाद काशी का विषय था। काशी में विश्वेश्वर महादेव की मुक्ति का प्रश्न था और उस प्रश्न में श्रृंगार गौरी की पूजा के अधिकार को लेकर जो मुकदमा दायर हुआ, उस मुकदमे ने इतना विस्तार ले लिया कि वो पूरे मस्जिद परिसर में सर्वे का आदेश हुआ अदालत के जरिए। और सर्वे भी किससे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए, जो भारत की सबसे बड़ी मान्य एजेंसी है, संस्था है। अब उसकी रिपोर्ट, सर्वे हो चुका, बस रिपोर्ट पेश होनी है अदालत में। एक बड़ा पड़ाव पार कर लिया काशी के प्रश्न ने। और तीसरा स्थान था मथुरा। मथुरा में भी ये टीस भारत के मन में औरंगजेब के समय से थी, जब से केशव राय के मंदिर को ध्वस्त किया था औरंगजेब की सेना ने। मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर मस्जिद खड़ी कर दी गई, मंदिर को तोड़कर। तब से वो टीस थी। और उस टीस की परिस्थिति देखिए, भारत में किस ढंग की राजनीति थी कि 75 साल में एक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले न ये इच्छा किया, न ये साहस किया कि कृष्ण की जन्मभूमि पर जाकर अपनी श्रद्धा निवेदित करे, पूजन अर्चन करे। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके मनमोहन सिंह तक सबने कहा, ना बाबा, ना उधर नहीं जाना, कृष्ण जन्म स्थान नहीं जाएंगे, बाकी सब जगह जाएंगे, अन्य धर्मों के धार्मिक स्थलों पर जाएंगे, गाजे बाजे से जाएंगे, इबादत करेंगे, सजदा करेंगे, सब करेंगे, लेकिन कृष्ण जन्म स्थान नहीं। ये नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले कृष्ण जन्म स्थान पर जाने का फैसला किया, वहां भगवान का पूजन अर्चन किया। जब प्रधानमंत्री वहां गए तो एक इतिहास बना। और तब शायद किसी को ये उम्मीद नहीं होगी कि इस इतिहास के निर्माण के पीछे नियति का, समय के चक्र का, काल पुरुष का संकेत क्या है। वो संकेत समझ में आया जब कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा से जुड़े 18 मामलों पर सुनवाई करते हुए हिंदू पक्ष की उस याचिका को स्वीकृत किया जिसमें कहा गया था कि भाई यहां सर्वे होना चाहिए, काशी की तरह का सर्वे, ताकि ये जो मस्जिद के भीतर जो आकृतियां हैं, तमाम प्रतीक चिन्ह हैं, वो सनातन के हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हैं, उनकी वैज्ञानिक तौर पर पुष्टि हो सके, उनका प्रमाण लिखित तौर पर लिपिबद्ध होकर अदालत के सामने आ सके, ताकि इस मस्जिद की प्रकृति का भी निर्धारण हो सके। अदालत ने उसको स्वीकृति दी, हाईकोर्ट ने। उसके बाद मस्जिद कमेटी, शाही ईदगाह मस्जिद और मुस्लिम पक्षकार, चूंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी उस पर नाराजगी जाहिर की, कहा हम ये गलत फैसला है,
वो लोग आए हाई कोर्ट से आए सुप्रीम कोर्ट आज, और सुप्रीम कोर्ट में फिर वही मांग रखी गई कि साहब ये वर्शिप एक्ट के लागू हो जाने के बाद अब ये सर्वे क्यों कराया जा रहा है। हाई कोर्ट ने ये कानून के बाहर जाके फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के मामले में भी वही कहा जो काशी के मामले में कहा था। काशी के लिए जब सर्वे का आदेश हुआ था तब भी इंतजामिया कमेटी, मस्जिद इंतजामिया कमेटी यहां आई थी सुप्रीम कोर्ट, और कहा था साहब सर्वे रोकिए। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे नहीं रोका था, और यह भी कहा था कि वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल कानून सर्वे पर रोक लगाने वाला कानून नहीं है। इसी आदेश के तहत, इसी व्यवस्था के तहत काशी में सर्वे हुआ, और वही लॉजिक, वही तर्क आज मथुरा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाएंगे। यानी अब आज जब हम और आप बात कर रहे हैं तो स्थिति यह है कि मथुरा में भी सर्वे होगा, निर्बाध होगा। अयोध्या में भी सबसे पहले सर्वे ही हुआ था, उसके बाद फिर द्रुत गति से चीजें आगे बढ़ी थी। काशी में सर्वे हो चुका और मथुरा में सर्वे होने जा रहा है। अब इसके मायने क्या है? 5 महीने के भीतर देश को नई लोकसभा चुननी है, चुनने की प्रक्रिया समाप्त कर देनी है, और इसी बीच में रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, इसी बीच में काशी के सर्वे की रिपोर्ट सबमिट होगी अदालत में, और इसी बीच में कृष्ण जन्म स्थान पर सर्वे का काम शुरू होगा। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा एक रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलें। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को स्टे करने से मना कर दिया है। देखिए, न्याय की दिशा में पहला कदम है, और वादकारी का कोर्ट दोनों का दायित्व है कि सत्य को सामने लाए। आप सब जानते हैं कि ईदगाह कोई आज नहीं बनाई गई है, सैकड़ों हजारों साल पुरानी ईदगाह है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर और काशी में चल रही कवायद के बीच अब मथुरा के मुद्दे ने भी नई करवट ली है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में बृहस्पतिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित परिसर के सर्वे कराने का आदेश दिया। देखिए, न्याय की दिशा में पहला कदम है, और वादकारी का कोर्ट दोनों का दायित्व है कि सत्य को सामने लावे। एज वादकारी मेरी ड्यूटी है कि मैं वादी हूँ कि कोर्ट के सामने सच्चाई आवे, किसी रूप में आवे, और निश्चित बात है प्रतिवादी हमेशा चाहेगा सच्चाई सामने ना आवे, और यही इस केस में हो रहा है। मुस्लिम पक्ष जो प्रतिवादी हैं वो चाह रहे किसी रूप में सच्चाई सामने ना ले पावे, पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हिंदू पक्ष की ओर से भी श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों ने याचिका दाखिल करते हुए दावा किया था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल मस्जिद के नीचे है, और वहाँ कई सबूत और संकेत हैं जो स्थापित करते हैं कि यह मस्जिद एक हिंदू मंदिर था। इसी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विवादित जमीन का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने की मांग को भी मंजूरी दी। जैसे ज्ञान वापी का सर्वे हुआ, वैसे राम जन्मभूमि का सर्वे हुआ। इनके सर्वे में ही स्पष्ट हुआ कि यहाँ मंदिर है, और मंदिर के स्थान पर मस्जिद बनी या जो कुछ बना, उसी प्रकार के शाही इमाम भगवान कृष्ण के उत्सव पर है। और इस पर जब सर्वे का आदेश हो जाएगा और सर्वे शुरू हो जाएगा, तब यह पता चलेगा कि हाँ यहाँ क्या है। एएसआई सर्वे कब से होगा, कितने लोग इसमें शामिल होंगे, ये सब 18 दिसंबर को तय होगा। वहीं हाईकोर्ट का यह आदेश मुस्लिम पक्षकार और धर्म गुरुओं को रास नहीं आया। 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ हुए समझौते और वर्शिप एक्ट को आधार बनाकर मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि साजिश के तहत उखाड़े जा रहे हैं ये मुद्दे। देखिए, हम लोग हमेशा कोर्ट के फैसले की रिस्पेक्ट करते हैं। जहाँ तक मथुरा ईदगाह का सवाल है, तो आप सब जानते हैं कि ईदगाह कोई आज नहीं बनाई गई है, सैकड़ों हजारों साल पुरानी ईदगाह है।
और कभी भी मुसलमान अपनी कोई भी इबादतगाह, चाहे मस्जिद हो चाहे ईदगाह हो, किसी की भी दूसरी ज़मीन पर कब्जा करके नहीं बनाते हैं, क्योंकि उस पर एज पर इस्लामिक लॉ वहाँ पर इबादत करना ही जायज़ नहीं होता है। AIMIM मुखिया सदुद्दीन ओवैसी ने कहा, बाबरी मस्जिद केस के फैसले के बाद मैंने कहा था कि संघ परिवार की शरारत बढ़ेगी। मथुरा विवाद दशकों पहले मस्जिद कमेटी और मंदिर ट्रस्ट ने आपसी सहमति से सुलझा लिया था। इन विवादों को एक नया ग्रुप उछाल रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अभी भी है, लेकिन इस ग्रुप ने कानून और न्यायिक प्रक्रिया का मजाक बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट को मामले में 9 जनवरी को सुनवाई करनी थी, तो ऐसी क्या जल्दी थी कि सर्वे कराने का फैसला देना पड़ा। वहीं हाई कोर्ट की कार्यवाही और सभी केस के ट्रांसफर पर रोक के लिए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुस्लिम पक्ष की याचिका पर कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 9 जनवरी की तारीख तय की है। शाही ईदगाह मस्जिद है वो सुप्रीम कोर्ट आई थी ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती देते हुए, और उनका ये कहना था कि ये जो प्रोसीडिंग है इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने उसको स्टे कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को स्टे करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कल आदेश पारित किया है वो हमारे सामने भी नहीं है, आपने उसको चैलेंज नहीं किया है बाय वे ऑफ एनी प्रॉपर पिटिशन, और इस प्रोसीडिंग में जो 9 जनवरी को लिस्टेड है सुनवाई के लिए, उसमें हम स्टे ग्रांट नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ इतना रिकॉर्ड करेंगे अपने ऑर्डर में कि ये मैटर 9 जनवरी को लिस्टेड है हियरिंग के लिए, और अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट कोई ऑर्डर पास करती है तो आप उसको चैलेंज करने के लिए स्वतंत्र हैं। बहरहाल अब इसे 2023 की बिसात पर 2024 की शुरुआत कहे या कुछ और, जो भी हो, बीते दिनों पीएम मोदी के दौरे के बाद से ही मथुरा पर सियासी महाभारत का मैदान सजता दिख रहा है। अब हाईकोर्ट के सर्वे वाले आदेश के बाद मथुरा का मुद्दा अयोध्या वाले अध्याय पर जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सर्वे पर सजेगी 2024 की रणभूमि। अयोध्या में आज जो मंदिर बन पाया भगवान राम का, उसकी शुरुआत भी सर्वे से ही हुई थी। सर्वे ही पहला विज्ञान सम्मत, प्रामाणिक, विधि सम्मत कदम है। वही अयोध्या में हुआ, वही ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में हुआ, और वही मथुरा के लिए आदेश हुआ। सभी मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा दें उनसे। आपका मनोज पंडित जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, मनोज जी का स्वागत है। मुन्ना खान साहब हैं, कांग्रेस के नेता, मुन्ना खान साहब का स्वागत है। तलहा रशादी, प्रवक्ता, राष्ट्रीय उलामा काउंसिल, रशादी जी का स्वागत है। माँ यति चेतनानंद, हिंदू धर्म गुरु, माँ यति चेतनानंद जी का बहुत बहुत स्वागत। माँ यति चेतनानंद, आपसे बात शुरू करूंगा। अयोध्या में जब सर्वे हुआ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब उस प्रामाणिक तौर पर कुछ साक्ष्य सामने रखे, तब से जो इस अयोध्या के केस ने गति पकड़ी, तो उसकी निर्णायक परिणति 2019 में हुई कि सैकड़ों साल का संघर्ष समाप्त हो गया। वैसी ही प्रक्रिया काशी के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजों से होती हुई तय हुई, जिसकी रिपोर्ट अब फाइल होनी है अदालत में। सर्वे हो चुका, और ये तीसरा स्थान था मथुरा, कृष्ण जन्म स्थान। इसमें शाही ईदगाह मस्जिद के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए सर्वे कराए जाने का आदेश भी हो गया, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाने से इनकार भी कर दिया। तो क्या माना जाए कि अब 2024 काशी और मथुरा और अयोध्या तीनों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वर्ष होने जा रहा है? देखिए अमिताभ जी, पॉलिटिकली तो अगर आप बात करें तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि 100 करोड़ सनातनी देश का लगातार सतत संघर्ष कर रहा है, और ये एक स्वाभिमान का संघर्ष है। ये हमारे स्वाभिमान से जुड़ा हुआ प्रश्न रहा। काशी, मथुरा और अयोध्या 22 जनवरी को उद्घाटन होना है, वो आम जन के लिए, उसके द्वार रामलला के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। दूसरा, काशी विश्वनाथ में जब सर्वे का आदेश आया तो उस समय भी जिस तरीके का घटनाक्रम वहां हुआ, वहां जबरन रोका गया सर्वे को, हमला हुआ, ये सब दिखाता है कि आप हमें हमारे स्वाभिमान की लड़ाई न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से भी लड़ने नहीं देना चाहते थे।
अब मथुरा में बिल्कुल वही बात हुई। मथुरा में भी सर्वे, अब वर्शिप एक्ट के लिए चिल्ला रहे हैं लगातार। आप ये कह रहे हैं कि वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। तो क्या न्यायालय में बैठे हुए न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, वो न्यायाधीश आप लोगों से कम विद्वान है? क्या उन्होंने कानून नहीं पढ़ा है, या आप ये कहते हैं कि वो कानून की अवमानना कर कर आदेश पारित कर रहे हैं? ये सब कुछ जनता देख रही है, ये 100 करोड़ सनातनी देख रहा है, और वो देख रहा है किस तरीके से एक बाधा उत्पन्न की जा रही है हमारे और हमारे इष्ट के बीच में। और ये बाधा एक दिन की नहीं है, ये एक लंबा संघर्ष है, और कोई अभी उठ के नहीं मुकदमा दायर करने चला है। लगातार हम इन स्थानों के लिए, जब कोई पार्टी नहीं थी देश में, जब कोई संस्था नहीं थी देश में, तब भी हिंदू अपने अस्तित्व, अपने स्वाभिमान, अपने की भूमि को प्राप्त करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा था। तो अमिताभ जी, निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा, और महत्वपूर्ण इसलिए रहेगा कि जब सर्वे की रिपोर्ट आएगी, अगर आप इसको सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखें तो महत्वपूर्ण इसलिए रहेगा क्योंकि जब सर्वे की रिपोर्ट आएगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, सांच को आंच नहीं होती है। हम तो निर्भय होकर संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है यतिमा, दोबारा में आते हैं आपके पास, बाकी मेहमानों को भी बहस में ले आऊं। रशादी साहब, ज्ञानवापी के लिए जब सर्वे का आदेश हुआ, उसके खिलाफ इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट आई थी, और मुझे स्मरण है तब भी यही तर्क दिया था कि साहब वर्शिप एक्ट लागू है, ये कैसा आदेश दे दिया, सर्वे कैसे हो सकता है वर्शिप एक्ट में। तब भारत की सबसे बड़ी अदालत ने कहा था कि वर्शिप एक्ट सर्वे में कहीं रोक नहीं लगा था, इसलिए उसने सर्वे को हरी झंडी दिखाई। सेम मसला मथुरा पर आया, आपकी शाही ईदगाह मस्जिद आई, सुप्रीम कोर्ट बोली जी वर्शिप एक्ट है सर्वे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं तर्कों के आधार पर उस बात को भी खारिज कर दिया। जब काशी में वही तर्क गए थे, काशी के मामले में, ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में, और सुप्रीम कोर्ट ने उन तर्कों को सुनने के बाद खारिज करते हुए सर्वे को अपहेल्ड किया, तो वही सेम चीज जब मथुरा में आई तब फिर वही तर्क क्यों? प्रसादी साहब देखिए मोहतरम जी, जो हक है, जो सच है, जो कानून है, जो लॉ है, वो लॉ रहेगा। आप उसको एक बार अगर डिक्लाइन कर देते हैं तो उसका मतलब नहीं कि लॉ खत्म हो जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे तो वर्शिप एक्ट 1991 का जो लॉ है वो पार्लियामेंट ने फुल मेजॉरिटी से बनाया था, उसको सुप्रीम कोर्ट की एक मेजर बेंच ने उसे अपील भी किया बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट में। तो वो लॉ अपनी जगह है। जो तर्क उठाया मस्जिद की कमेटी ने, वो चाहे आपके ज्ञानवापी मस्जिद की कमेटी हो, चाहे शाही ईदगाह ट्रस्ट के हो, उसने अपनी पिटीशन में इस तर्क को उठाया। तर्क अपनी जगह बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना रिप्लाई दिया है या जो ऑर्डर दिया है वो एक टेक्निकल इशू है। अगर आप इसे कानून की नजर से पढ़े, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 1991 वर्शिप एक्ट जो है वो ये कहता है कि किसी भी रिलीजियस प्लेस का जो कैरेक्टर है, बुनियादी कैरेक्टर 1947 के बाद वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसमें बदलाव की बात नहीं होना चाहिए, उसे बदलना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इस सर्वे के जरिए इस पे 1991 वर्शिप एक्ट इसलिए नहीं लागू होता कि बुनियादी कैरेक्टर में कोई बदलाव नहीं होगा। सर्वे से सिर्फ कुछ चीजें निकल कर सामने आएगी, जो भी उसकी सर्वे की डिस्कवरीज है, जो भी सामने निकल कर सामने आएगा। सवाल ये है कि जो पिटीशन करने वाले हैं या जो वादी हैं, जो सर्वे के लिए गए थे कोर्ट में, जिन्होंने दरवाजा ठकठकाया था, कि उनकी मंशा क्या है, उनकी नियत क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने एक टेक्निकल फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह बिल्कुल सही है, उसका जो हुक्म है वो सराखों पर है। पर जो वादी है उनकी मंशा क्या है? वो ये चाहते हैं कि ये डिस्प्यूट दोबारा खड़ा हो, वो चाहते हैं कि फिर देश का माहौल खराब हो, वो चाहते हैं फिर देश में पोलराइजेशन हो, वो चाहते हैं फिर देश इस तरह के हिंदू मुस्लिम फसाद में और उसमें उलझे। जब एक फैसला जो ट्रस्ट है, श्री कृष्ण भूमि ट्रस्ट, और जो शाही ईदगाह की ट्रस्ट है, 1968 में एक आपसी समझौता हो गया, ट्रस्ट ने कोई अपील नहीं की उसके खिलाफ, और ये कोर्ट में समझौता हुआ, दोनों पक्ष इस पे सहमत हो गया, बंटवारा भी हो गया, 13 एकड़ उधर गया, इस तरह से एक बंटवारा भी हो गया भूमि का। तो एक थर्ड पार्टी बाहर से आती है
वो आके जो जिनका कोई लेना देना नहीं है, ऐसे तो रोजाना लोग पिटीशन करते रहेंगे। आप कोई पिटीशन कर दिए, कल मैं परसों कर दूंगा, यहाँ पैनल पे 5 लोग हैं, 5 लोग यही पिटीशन कर सकते हैं, उसे कोर्ट सुनेगी, खारिज करेगी, एक्सेप्ट करेगी, वो एक अलग बात है। तो ऐसे तो 100 करोड़ 120 करोड़ का देश है, कितनी पिटीशन हो जाएगी। ये 1991 का जो कानून लाया गया था वो इसलिए लाया गया था कि इस तरह के विवाद खत्म हो, देश में दोबारा अशांति का माहौल ना हो। बिल्कुल ठीक। मैं बाकी मेहमानों से भी उनको भी बहस में लाऊं, फिर आता हूं दोबारा मैं आपके पास। बड़ी विचित्र बात है, एक तरफ मेरे भाई कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ग्रांट करे चाहे डिक्लाइन करे, हम जा रहे हैं, जाने के हक को कैसे रोक सकते हो आप? हम बार बार जाएंगे, और क्यों नहीं जाएंगे, आखिरी दम तक जाएंगे। यही बात ओवैसी कह रहे हैं। ठीक बात है, अच्छी बात है। अरे आप बीच में नहीं बोलो, जाना चाहिए। लेकिन उनको इस बात पर एतराज है कि हम कब तक मुकदमा करते रहोगे, कोई भी खड़ा हो जाएगा, अपील कर देगा। आपको ये छूट हासिल रहे कि आप कयामत तक मुकदमा लड़ो, ठीक, लेकिन दूसरे पक्ष को ये छूट हासिल नहीं रहे कि वो अदालत जाए। ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो संभव नहीं, न व्यवहारिक तौर पर संभव, ना राजनीतिक तौर पर संभव, ना कानूनी तौर पर संभव। तीनों तौर पर भारत में संभव नहीं। आपको भी छूट है मुकदमेबाजी की, दूसरे पक्ष को भी छूट है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जी अयोध्या का मुद्दा क्यों उठा दिया, बोले काशी का मुद्दा। अरे औरंगजेब ने सारे मुद्दे उठा के वो तो निकल लिए, अल्लाह को प्यारे हो गए, अब क्या करें, मुद्दे नहीं उठेंगे। और जो लोग औरंगजेब के नाम का पट्टा गले में डाल के घूमना चाहते हैं वो घूमे, लड़ाई, वो विषय नहीं। मैं मुन्ना खान और मनोज पंडित के पास आऊं, दोनों राजनीतिक लोग हैं, कांग्रेस के हैं, भाजपा के हैं। उससे पहले मैं एक बुनियादी बात कहता हूं। यही बात मैंने आज नहीं, मैंने अयोध्या के समय में भी कही थी इस बात को, काशी के प्रसंग में भी कह रहा हूं, मथुरा के प्रसंग में भी कह रहा हूं। जिस समय यहां मस्जिदें बनी, ज्ञानवापी और ईदगाह, उस समय हिंदुस्तान की आबादी होगी कितनी, 10 लाख 15 लाख कुल पूरे देश भर में, 10-15 करोड़ पूरे देश भर में रही होगी, को इतनी भी ना हो। आजादी के समय 32 करोड़ थी, जमीन इफरात में थी, लोग कम थे, ठीक। और सुल्तान आलम शहंशाह हिंद को कौन रोक सकता था? ना तो तब विकास प्राधिकरण थे, ना नगर पालिकाएं थी, ना चुंगी थी, ना नक्शा बनता था, ना आरसी होती थी। अरे हटके मेरे भाई, इससे चौगुनी बड़ी मस्जिद बनाते, कोई रोक रहा था? काशी में, मथुरा में वहीं ऊपर चढ़ा के क्यों बनाई मस्जिद? बोले छोटी बनाना मंजूर है, लेकिन बनाएंगे सिर्फ खोपड़ी पे। क्यों भाई, कोई रोकते? औरंगजेब को कोई हाथ पकड़ रहा था? बनारस में जहां मुस्लिम आबादी रहती का बाहुल्य है, आज भी जिस इलाके में, वहां मस्जिद जाके बनाते और चौड़े में बनाते, 2-4 गांव मस्जिद बना लेते अकेले। ये तो ऐसा हो गया जैसे दिल्ली में लक्ष्मी नगर में होता है 30 मीटर के प्लाट पर है 16 फ्लैट बना दिए। वहां तो गरीबी है, इसलिए मजबूरी है। औरंगजेब को तो मजबूरी नहीं थी, क्यों नहीं बनाया? 100 एकड़ में मस्जिद बनाते। मैं आज तक सबसे ये उत्तर मांगा, कोई उत्तर नहीं दिया मुझे वो वजह बता दो भाईजान कि इस वजह के चलते हमने वहां मंदिर के सिर पर मस्जिद बनाई। ऐसे भाईचारा बनाएंगे? दूसरे को चारा बना के भाईचारा नहीं आएगा ना। अयोध्या ने एक रास्ता दिखाया ना, कानून, जो बात अभी यतीमा कर रही थी, कानून से ही हुआ ना। खैर, मुन्ना खान साहब, आपसे और मनोज पंडित से पॉलिटिकल बात करूंगा। 24 साल भी सामने है, चुनाव भी सामने है जी। बाकी सब चीजें तो ठीक ही ठीक है, राजनीतिक मुद्दे तो हैं ही, लेकिन 3 बड़ी घटनाएं भी हैं। अयोध्या में मंदिर का लोकार्पण है 22 जनवरी को, और नई लोकसभा का चयन 5 महीने के भीतर हो जाएगा, उससे एक दिन आगे नहीं जा सकता। 5 महीने मैक्सिमम, 3 महीने 90 दिन के भीतर लोकसभा इलेक्शन का कार्यक्रम आ जाएगा, इतना कम समय।
अयोध्या का घोषणा, अयोध्या का मंदिर का लोकार्पण है। ज्ञानवापी पर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है वो आजकल हो रही है, लेकिन मानकर चलिए दिसंबर में नहीं, जनवरी के पहले हफ्ते में सबमिट हो जाएगी तो वो भी रिकॉर्ड में आ जाएगा कि वहां अंदर क्या मिला, क्या पाया। क्या जी, शंख मिला, घड़ियाल मिला, चक्र मिला, गदा मिला, धनुष मिला, क्या मिला, फूल मिला, बाण मिला, हाँ जो भी मिला वो आ जाएगा। और उसी से पहले, उसी समय में, किसी समय मथुरा में भी वही काम शुरू हो जाएगा जो अयोध्या में हुआ, जो काशी में हुआ, सर्वे का। नहीं, ये तीन बड़ी घटनाएं भारत की राजनीति को कैसे प्रभावित करेंगी? अमिताभ जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि सर्वे की रिपोर्ट में आ जाएगी कि उसमें क्या मिला, सांप मिला, बिच्छू मिला, घड़ियाल मिला। लेकिन एक सवाल ये भी है कि 10 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी से जनता को क्या मिला, इसका भी सर्वे होना चाहिए। और ये इसी का नतीजा है, ये इसी सवाल के जवाब है कि जो भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाएगी 2024 में, इसलिए ये कहीं ना कहीं मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान में छुपने की कोशिश कर रही है। क्योंकि सरकार के पास युवाओं के सवाल नहीं, किसान के सवाल नहीं, जवान के सवाल नहीं, महिलाओं के रक्षा के सवाल। राजस्थान और तेलंगाना में तो आप गरीब, किसान, रोजगार, मजदूर सबकी हिमायत की सरकार चला रहे थे। ढोल बजाते रहो। अरे मुन्ना खान, एक मिनट भाई, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान, मुन्ना खान साहब एक मिनट रुकिए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आप गरीबों की, नौजवानों की, महिलाओं की, अकलियत की, पिछड़ों की, दलितों की सरकार चला रहे थे आपके मुताबिक, ठीक? स्वर्ग धरती पर उतार दिया था, जन्नत उतार दी थी आपने छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। काहे हटा दिया पब्लिक ने? देखिए अमिताभ जी, चुनाव तो हिटलर भी जीतते थे, सारे सिस्टम को हैक करके चुनाव जीत लेना कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बात, 10 सेकंड ओनली जी। दूसरी बात क्या है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रही, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के 5 सिस्टम से लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के मसल से, भारतीय जनता पार्टी के पावर से, भारतीय जनता पार्टी के पैसे से, भारतीय जनता पार्टी की मीडिया से और भारतीय जनता पार्टी के मसल से। ये मसल 2 बार कह दिया, 4 ही हुए, मसल 2 बार 4 ही हुए, गड़बड़ा गया थोड़ा। कोई नहीं, 4 भी काफी है, 4 भी काफी, कोई चिंता की बात नहीं, ठीक है। लेकिन बात एक नपना एक रखो, हम आपको बिल्कुल 100 में 100 नंबर देंगे। अच्छा, ये छत्तीसगढ़ में भाजपा ही जीते, ये हिटलर है भैया, सुन लो मनोज पंडित, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में आप जीते, मुन्ना खान करे हिटलर है, लेकिन ये नहीं बोल रहे कि तेलंगाना में ये जीते तो ये मुसोलिनी है, ये नहीं बोल रहे भाई। नपना तो एक ही रखना होगा। तेलंगाना में आप जीते तो आप गौतम बुद्ध हो। अजब तो अजब भाई, तमाशा कर रहे हो यार, ऐसा ना करो, कोई देश की जनता ने भांग नहीं खाई महाराज। अमिताभ जी मैं जवाब दे दूं? ना अभी नहीं दे, जवाब दो, हमने देश को जवाब दे दिया। जो आपने गोलमोल जलेबी छानी, मैंने उसको सीधा कर दिया जलेबी को। अब नहीं, अभी नहीं। इसलिए ये सब बातें नहीं चलती मित्र, कि हम जीते तो हम गौतम बुद्ध हैं, अब दूसरे जीते बोले ये तो चोर है, ये नहीं चलेगा, ये मजाक बनती इसकी। खैर मनोज पंडित जी, अयोध्या के बाद काशी और काशी के बाद मथुरा, स्थिति ऐसी बन रही है कि स्थिति क्या है? ये है कि अगर आपने देखा ज्ञानवापी मस्जिद का जब होना था आर्टिकल सर्वे, तब भी इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट भी भगे, हाई कोर्ट भी दौड़ लगाई, सारे काम किए इन्होंने। और हम ये कहते हैं कि अगर दूध का दूध, सारी चीजें देश के सामने अगर स्पष्ट हो तो उसमें इनको ऐतराज क्या है? या तो इन्हें देश के संविधान पे भरोसा नहीं रहा, या देश की अदालतों में इनको भरोसा नहीं है, या उस एजेंसी पे भरोसा नहीं है जो सर्वे करने जा रही है वहां। इन्हें आप देखा ना, बचपन में बच्चे 4-5 बच्चे मिलकर खेल खेलते थे और जो जीतता था वो 2-3 उस पर चिपक जाते थे और उसका सब कंचे वंचे सब छीन लेते थे उसके, कहते नहीं बेईमानी किया है। वो स्थिति आज इन लोगों की है कि जीत गए तो हम अच्छे, और अगर कोई दूसरा जीत गया तो 4 लोग इकट्ठे मिलकर उसके कंचे छीन लो,
कि नहीं ये गलत, ये अच्छे तरीके से नहीं खेल रहा है, इसको कायदे कानून नहीं आते हैं और इसके सारे कंचे छीन के हम अपने रख लेते हैं। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली स्थिति इनकी है। मैं तो ये मानता हूं कि इनको कम से कम देश के आवाम का, देश के कानून का, देश के संविधान का इन्हें विश्वास होना चाहिए कि जो भी एजेंसी अगर कोई जांच करती है अयोध्या, काशी, मथुरा लेकर, तो इनमें सच्चाई सामने आएगी और सच्चाई सामने आने से जो विवादित चीजें हैं वो खत्म होंगी, ताकि ये विवाद यही खत्म हो और आने वाली पीढ़ी, हमारी पीढ़ी आने वाली है, वो सुकून से चीजों को आगे बढ़ा सके। आपने भी कहा कि जब देश आजाद हुआ तो देश की जनसंख्या थी 32 करोड़ और देश में जमीनों की कमी नहीं थी। अगर आपको बनाना ही था और आप देश के रहनुमा थे, चीजें थी, तो आप 100 एकड़ में बनाते, 50 एकड़ में बनाते, किसने रोका था आप? पर आपने वही क्यों बनाया जहां पर मंदिर थे? या क्योंकि बनाना तो था नहीं आपको मंदिरों को तोड़कर उन्हीं को मॉडिफाई करके और वो चीजें की आपने मूर्तियां उठा के आगरा में सीढ़ियों में चिनवा दी वो मूर्तियां। तो आपने जो दमन किया, जो आपने चीजें की, कहीं ना कहीं उसके लिए आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने गलत किया। आज वो सच्चाई सामने आने वाली है तो आपको दर्द हो रहा है कि नहीं, ये नहीं आना चाहिए जी। और रही मुन्ना खान जी की बात कि ये तो गड़बड़ है, ईवीएम गड़बड़ है। अरे भाई, आप जीतते हो तो ईवीएम अच्छा हो जाता है, हम जीतते हैं तो ईवीएम गड़बड़ हो जाता है। ये आप अपने गिरवान में झांक के नहीं देखते। ये बताएं आपके मुख्यमंत्री, बिल्कुल ठीक बात है, दोनों ठीक बात है, मनोज पंडित जी ठीक बात कही। मैं तो एक बात जानता हूं, मैं अपने मित्रों से कहता हूं, अगर मुन्ना खान भी नहीं, अगर ईवीएम बोल पाती होती तो कसम से कांग्रेस के लिए जाने क्या क्या बोलती। आपका तो सोमवार को उसको गले लगाते हो, मंगल को गलत बता देते हो, फिर बुध को गले लगा लेते हो, फिर बृहस्पति को उसको चोर बता देते हो। ऐसा ना करो, एक लाइन लो। खैर, आप अपने कर्मों पे तो ध्यान देते नहीं। जी, मायती चेतनानंद, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा कि प्रैक्टिकल होके मैं सोचता हूं हिंदू मुस्लिम छोड़ो, मान लीजिए कि मैं औरंगजेब हूं, भाई तोड़ दिया मंदिर, एक फेनेटिक सोच थी, तोड़ दिया, ठीक। लेकिन मस्जिद अगर बनानी है, अरे रुको महाराज, तो ज्यादा बेहतर जगह, अरे यार रुकिएगा, उनसे पूछ रहे, जब आपके पास आएगी तब आप बोलेंगे ना। ज्यादा बेहतर जगह वहां नहीं थी जहां सलीम चिश्ती का अकबर बनवा के गए थे मकबरा? नहीं, उनके लिए रहने का घर, दुकान, द्वार बनाया था फतेहपुर सीकरी। मुस्लिम आबादी भी थी, मीलों मील खाली था। नहीं, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद बना जाते आलमगीर, वहां खपड़ी पर कपार पर चढ़ के ये 2 BHK फ्लैट टाइप का क्यों बनाया? यतिमा जी, अमिताभ जी, देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये हमारे स्वाभिमान का संघर्ष है जो हम न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से लगातार लड़ रहे हैं और अपना रक्त भी हमने इसमें बहुत बहाया है। इसलिए बनाया गया अमिताभ जी, क्योंकि काशी, मथुरा और ये अयोध्या हमारे आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र थे, हमारी आत्मा वहां विराजमान थी, क्योंकि योगेश्वर श्री कृष्ण, रामलला और काशी विश्वनाथ, आदि विश्वेश्वर जहां विराजमान है, वो हमारी आत्मा में बसते हैं। और उस आत्मा को क्षीण करना था, उस आत्मा को गुलाम बनाना था। हम अपना मस्तक गर्व से ऊंचा कर ना जी सके, सनातनी कभी ये सम्मान पूर्वक ना कह सके कि ये हमारी आध्यात्मिक नगरी है, क्योंकि जिस दिन भी हम ये कहने जाते तो हमें हमेशा ये सुनने को मिलता कि अरे वहां जहां बाबर ने अपनी मस्जिद निर्माण करवा दी, अरे वहां जहां औरंगजेब ने कृष्ण की मूर्ति को ले जाकर आगरा में चिनवा दिया, अरे वहां जहां सोमनाथ से शिवलिंग तोड़ा गया और उखाड़ कर ले जाया गया और अफगानिस्तान में मस्जिद की सीढ़ियों में चिनवा दिया गया, जिनके इष्ट के साथ ये किया गया हो, वो एक धर्म, उस धर्म को मानने वाले, उसके अनुयायी सम्मान पूर्वक तब तक नहीं जी सकते अमिताभ जी, जब तक वो अपने सम्मान के लिए संघर्ष कर उस सम्मान को दोबारा प्राप्त कर ले। और वो हम पर हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए ठीक बात, इन्हीं 3 जगहों को चुना गया। ठीक। तलहा रशीदी साहब, आपसे मेरा प्रश्न कि अगर कोई ये कहे
कि जैसा औरंगजेब ने किया हम वैसा ही करना चाहते हैं काशी में और मथुरा में, तो आपकी आपत्ति बनती है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर अदालत के जरिए कोई व्यक्ति, कोई समूह हो, कोई संस्था, कोई हो, उसका नाम कुछ भी हो, एक रूल ऑफ लॉ के तहत प्रक्रिया आगे बढ़ रही, तो उसमें नाराजगी और इतना हाइपर होने की तो जरूरत नहीं। ये अदालतें बनी ही इसलिए है। जी अमिताभ जी, मैं आपका सबसे पहले उस बात का जवाब देना चाहूंगा जो आपने औरंगजेब के बारे में सवाल किया था, मनोज पंडित जी ने भी किया और आपने कहा कभी किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं सबसे पहले आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि अगर आप औरंगजेब को मुसलमान मानते हैं और अगर औरंगजेब मुसलमान थे हकीकत में, तो कोई भी मुसलमान जो थोड़ा सा भी दीन धर्म जानता होगा, जिसके अंदर थोड़ा सा भी ईमान होगा, नमाज रोजा और शरीयत जानता होगा, तो वो जानता है कि किसी भी ऐसी जमीन जो किसी से कब्जा की गई हो, किसी से जबरदस्ती छीनी की गई हो, किसी को किसी भी प्रलोभन से ली गई हो, वो अगर ईमानदारी से खरीदी नहीं गई है, वो जमीन उसकी ओनरशिप का राइट नहीं है उस पर, तो वहां पे मस्जिद वो बना ही नहीं सकता। और अगर वो मस्जिद जबरदस्ती जबरन बना भी देता है, कोई ढांचा खड़ा भी कर देता हो, तो उस मस्जिद में नमाज जायज नहीं होगी। आप कितनी भी नमाज पढ़ डाले, नमाज शरन जायज नहीं होगी। तो जो जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो इस देश का बादशाह था, जहां हाथ रखता वो जमीन उसकी हो सकती थी, सब कुछ थी, उसको इतना सा छोटा सा मसला दीन का धर्म का नहीं पता होगा, जबकि आप उसे फैनेटिक कह रहे हैं इसी शो पे। साथी साहब, आप बात ही नहीं समझे ना, आप गलत जवाब दे रहे हैं ना। अभी रुकिए, आप बात नहीं समझ पाए। मैंने कहा उस 2 एकड़ की जमीन में मस्जिद बनाने की क्या जरूरत थी? आप फतेहपुर सीकरी में पूरा शहर बसा सकते हो, मस्जिद के लिए जमीन नहीं थी। मैं मस्जिद आपके कहने से बनाऊंगा, मेरा मन जहां चाहूंगा। बात तो ठीक है, फिर आपके मन का हुआ, अयोध्या में देश के मन का हो गया तो क्या तकलीफ है भाई? ठीक है रशियादी साहब, औरंगजेब के मन का हुआ जब औरंगजेब थे, अब देश के मन का हो रहा है अयोध्या में। प्रसन्नता व्यक्त करिए, आप देश के नागरिक हैं, आपका औरंगजेब से क्या लेना देना? आप बात पूरी हो जाने दें। दूसरी बात ये कि बाबरी मस्जिद के वर्डिक्ट में आप देखिए, आप लगातार बार कह रहे हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएगी, आप कह रहे हैं कानून और सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाबरी मस्जिद के उसमें पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि इस बात का कहीं कोई सबूत और प्रमाण नहीं मिलता कि वहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। ये अलग बात है कि फैसला क्या रहा, वो टाइटल सूट थी, फैसला क्या हुआ वो अलग चीज। पर अगर आप सुप्रीम कोर्ट को वर्ड टू वर्ड मान रहे तो हर वर्ड को मानिए। ठीक है तैला रशीदी, ठीक, अभी रुक जाइए। दूसरी बात ये अजब हाल है भाई, अर्ध सत्य अनुकूल सत्य, ये चीजें खराब हैं। अयोध्या में ये देश आजाद, रुक जा भाई, जब ये देश आजाद हुआ तो हमारा शासन, हमारे वोट से सरकार, हम संसद के जरिए भी भारत ये तय कर सकता था। कौन रोक सकता था? कोई नहीं रोक सकता था। दुनिया के तमाम मुल्कों ने संसद भी नहीं गए, वो तो उन्होंने तो गिरा दिया। कोई जरूरी थी रेफरेंडम कराते हम? नहीं ना, कहते ही 3 स्थान खाली कर देंगे, खाली करो, हो जाता, क्या समस्या थी? 135 साल मुकदमा इसीलिए लड़ा कि बाद में किसी को ये कहने को नहीं हो कि ताकत का इस्तेमाल कर लिया और भारत औरंगजेब के रास्ते नहीं चलना चाहता था। कि जब औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों के पास ताकत थी तो उन्होंने जो किया वही हम करें, नहीं करना चाहते, इसलिए हम अदालत के रास्ते गए। और जो लोग बोले बड़े बार उसको लेके आ रहे सुप्रीम कोर्ट, कह रहे हुजूर ये वर्शिप एक्ट देखो, वर्शिप एक्ट देखो। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा, मैं भारत के नागरिक के तौर पर कह रहा हूं। 24 में चुनाव है, मान लीजिए जनता ऐसी शर्त रख दे कि उसी को वोट करेंगे जो वर्शिप एक्ट हटाएगा, तो वर्शिप एक्ट हटने में कितने मिनट लगेंगे? 370 हट गई कश्मीर से। जो लोग कह रहे थे वहां खून की नदियां बह जाएंगी, वहां क्या क्या बह जाएगा, वहां कुछ नहीं बहा। सर धमकी दे रहे हैं आप? धमकी नहीं, ये भारत के जनमन की बात कह रहा हूं। जनता को पूरा अधिकार है, इसमें धमकी कहां से आ गई? वर्शिप एक्ट हटा देना धमकी है क्या? गजब करते हो यार।
आपको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की समझ नहीं अभी मित्र। संविधान में 125 से ज्यादा संशोधन हो चुके इस देश में। संसद बनी इसलिए ना मित्र, कोई कानून अजर-अमर है क्या? 370 में भी आप लोग यही कहते थे कि कोई माई का लाल नहीं, हमने चूड़ियां नहीं पहनी, कोई कहता था हमने बिछिया नहीं पहना। क्या हुआ? 370 हट गई, शांति कायम है। मुन्ना खान साहब, पार्लियामेंट के जरिए, मुन्ना खान, पार्लियामेंट के जरिए मान लीजिए इस देश की संसद अबॉलिश कर दे इस वर्शिप एक्ट को, कोई बड़ा काम है क्या? कि कोई क्रांति हो जाएगी, कि कोई आसमान हिल जाएगा? इस देश ने 126 बार तो संविधान बदल दिया, उसमें संशोधन कर दिए, तरमीम कर दी। मुन्ना खान साहब, कौन रोक रहा है? भारत की संसद के मेजॉरिटी को कौन रोक सकता है? मुन्ना खान साहब। अमिताभ जी, कोई भी दल के नेता या किसी दल के प्रवक्ता ने यह नहीं कहा कि जो सरकार के फैसले हैं उस पर हम विरोध करें। आप कीजिए, बहुमत से लबालब बड़ी सरकार है, आप खुल के कीजिए। बस विपक्ष का बस इतना कहना है कि भाई बगैर भोजन के भजन नहीं होता। युवाओं को भोजन भी चाहिए, अगर आप भजन करवाओगे तो भोजन तो दोगे मित्र हमारे। टीवी डिबेट पे आकर के चिल्ला लेने से किसी का भला नहीं हो सकता। मोदी सरकार का क्या, वो तो शुरू में कहा था हमारा क्या, हम तो फकीर आदमी झोला उठा के चल देंगे। तो सोचना आप जैसे महान एंकर को है, सोचना यहाँ युवाओं को है, सोचना व्यापारियों को है कि देश को किस दिशा में आज ले जाया जा रहा है, देश को आज किस दिशा में घसीटा जा रहा है। जबकि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर बन जाने से देश का भला नहीं हो सकता, और राम मंदिर बन जाने से आप चुनाव नहीं जीत सकते, और मोदी के चेहरे पे आप चुनाव नहीं जीत सकते। बताइए ऑन रिकॉर्ड, क्या मैं ये गलत बोल रहा हूँ या ये मैं गलत कह रहा हूँ? इसमें एक चीज गलत बोल रहे हो, एक चीज गलत बोल रहे हो, मैं बता दूंगा। हाँ, अभी आप बात पूरी करना, सफाई दीजिए कि किस तरीके से आज डिबेट को दाएं से बाएं मोड़ा जा रहा है और बाएं से दाएं मोड़ा जा रहा है, ताकि इसमें जो गहन मुद्दे हैं, जो युवाओं के मुद्दे हैं, किसान के मुद्दे हैं, जवान के मुद्दे हैं, व्यापारियों के मुद्दे हैं, उसे किस तरीके से दबाया जाए। आज आकर के होता है मित्रों, 2024 तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अरे सरकार बनेगी, आप बताएं तो सही, 10 साल में सरकार ने क्या किया जिसके ऊपर आप कह रहे हो सरकार बनेगी? मैं भी कहता हूं आपने सारे वादे पूरे किए तो आप बनाओ सरकार, नहीं तो युवा डंडे से ढूंढेगा। जी ठीक है मुन्ना खान साहब जी, मुझे याद है मुन्ना खान साहब, ठीक, मुझे याद है 19 के चुनाव में भी मुन्ना खान साहब कह रहे थे कि नौजवान भाजपा को डंडे लेकर ढूंढ रहा है। भाजपा 303 सीट जीत के आ गई। अब बताइए, अरे कहीं तो टिको यार। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आपने तो रामराज वाली सरकार चलाई, गहलोत जी ने, भूपेश बघेल ने, वहां किसान ने, नौजवान ने आपको डंडा लेके क्यों ढूंढा? महिला ने, कोई तो वजह रही होगी, वहां क्यों लठियाया? कोई वजह तो रही होगी। हम कह रहे ये सब गलत कर रहे, ये तो नहीं हो सकता जो सब गलत कर रहा उसको जनता शाबाशी दे रही और आप रामराज ला रहे और आपको भगा रही। ऐसा कैसे हो सकता? जनता के पास तो मुन्ना खान भाई हम लोगों से ज्यादा अकल है। नहीं, इसी जनता ने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया, इंदिरा गांधी को भी इसी ने बनाया, राजीव गांधी को भी इसी ने बनाया और नरेंद्र मोदी को भी इसी ने बनाया, है ना? इसलिए आपको मोदी अच्छे नहीं लग रहे, इससे कोई मसला हल नहीं होता। ईवीएम ने बनाया मित्र हमारे, ठीक नहीं, तब फिर कोई ये कहेंगे कि जवाहरलाल को मतपेटियों ने बनाया, इंदिरा गांधी को मतपेटियों ने बनाया, इस सब बात को मतलब नहीं। खैर मनोज पंडित जी, मसला फिर वहीं आके खड़ा हो गया। बार बार कहा जाता है इस देश में कुछ ऐसे कानून थे जिनके बारे में चर्चा तक कर दो तो बीपी बढ़ जाता था पार्लियामेंट में या सेमिनार्स में। 370 बोले ना, उधर देखना नहीं, बोलना नहीं। क्या? क्यों? बोले नदियां बह जाएंगी। बोली किसकी? बोले खून की। क्या? भारत की संसद ने उसको यूं हटाया और किनारे किया। कहीं नदियां नहीं बही, ठंडी हवा आ रही है चिनार के पेड़ों से। नरसिंह राव जी लाए थे वर्शिप एक्ट, भारत की संसद ने उस वक्त मंजूर किया। कल कोई संसद आ सकती है जो उसको हटा दे, कोई आसमान गिर जाएगा क्या? मनोज पंडित जी, जी स्थिति क्या है जी?
आप ये देखिए कि नीयत और नीति स्पष्ट नहीं होती व्यक्ति की, जब रास्ता स्पष्ट नहीं होता, रास्ता सीधा दिखता नहीं है लोगों को, तो वो इधर उधर जाते हैं। आज कांग्रेस की स्थिति ये है, 130 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी आज वो हाशिए पर आके खड़ी हो गई है। वो ये नहीं देखते कि हमें करना क्या है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि अरे चीजें खराब हो गई। आप ये देखिए कि राजस्थान में इनकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार थी, हम तो नहीं थे वहां पर। अगर इन्होंने जनता के लिए इतना अच्छा काम किया होता तो जनता चुन के इनको बुलाती, दोबारा जीत के आते ये। और जब देश के प्रधानमंत्री ने संसद चलने से पहले एक अपील की कि आप व्यक्ति को गालियां देना बंद कीजिए, व्यक्तिगत होना बंद कीजिए, आप देश हित की बात कीजिए। जब जनता के हित की बात करेंगे तो जनता जरूर आपकी तरफ सोचेगी। और कोई व्यक्ति अपने विपक्ष को ये सब सलाह नहीं देता। अमिताभ जी, जनता के मन में जगह बनाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, आपको चीजें करनी पड़ती है, तब लोगों के मन में जगह बनती है। आज पूरे देश में मोदी का डंका ऐसे ही नहीं बज रहा है, उसके लिए उन्होंने चीजें की है, उसके लिए महंगाई से, बेरोजगारी से, 370 की बात आप कर रहे हैं। सरकार देखना नहीं पसंद करती, दिल में नहीं, जिस महिला दिल में बनी है वो महिला पहली के डर से एसडीएम आप देखिए कि इनकी चीजें बोला गया इनको कि कहता आपका बीपी बढ़ गया। मुन्ना खान जी, आप बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और मुझे आपसे उम्मीद है कि अगर आप डिबेट करेंगे तो तथ्यों के आधार पर डिबेट करेंगे, मत लगा लेना। आप ऐसी डिबेट करें सरकार बन जाएगी। तथ्य ना इस बार तो आपके नतीजे ऐसे आएंगे, जो हम जनता को मैसेज देना चाहते हैं जाएगा नहीं। नतीजा आप खुद तो मुन्ना खान जी आप नहीं, ऐसे नतीजे आएंगे। झोला उठाने मुन्ना की खान जी तो पतलून पूरे नहीं बांध 5 पाओगे। साल आपके अशोक गहलोत, सचिन पायलट का झगड़ा रहा हमारे और जब सरकार बनाने की बात आई या जब चुनाव लड़ने की बात आई तो आपने दोनों के कान में जादू मंत्र फूंक दिया, दोनों की मित्रता हो गई और मित्रता हो गई तो चीजें आपने पूछा। तो मुन्ना खान जी नहीं, मुन्ना खान जी अब जी ये चीजें तब तक चलेंगी नहीं। अब देश की जनता जानती है उनका भविष्य सुरक्षित कहाँ है, उनके बच्चे कहाँ सुरक्षित है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ मिलेगा, ढूंढ रहे थे, सुविधाएं कहाँ से मिलेंगी, नौकरी कहाँ से मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को। ठीक, एक मिनट, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। मैं एक बात समझना चाह रहा था मुन्ना खान भाई, आपकी बात सही मान लेते हैं तब तक जब तक कि 24 का रिजल्ट नहीं आ जाता है। ठीक, 24 का रिजल्ट आएगा, ठीक, उस वक्त अगर आपका कहा हो गया तो माना जाएगा आप जो आरोप लगा रहे थे वो बिल्कुल सच्चे थे, 24 कैरेट सोने की तरह। और मान लो फिर यही आ गए भाजपा, ठीक, तो कांग्रेस, राहुल गांधी, खड़गे जी सब लोग आके माफी मांगेंगे कि भाई हमको समझ नहीं थी देश के मन की, ये काम बिल्कुल अच्छा हो रहा था इसीलिए जनता ने शायद इनको तीसरी बार चुना। नहीं, ऐसा तो फिर करेंगे। दूसरी बार किस लिए चुना था अमिताभ जी, मैं जवाब दे दूं? नहीं, मैंने तीसरी बार की बात कर रहा हूं, दूसरी की छोड़ दो। अब वो तो 5 साल रह लिए, बात हमारी पूरी नहीं हुई। अरे अभी तो बात शुरू नहीं करने को बोला, अभी पूरी कैसे हो जाएगी? आप सुन तो, आपने सवाल किया, मैं जी, जनता ने दूसरी बार इसलिए चुना कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा मित्रों ये 5 साल के कार्यकाल मुझे कम पड़ रहे हैं, कृपया करके 5 साल और हमें विकास के राह पे चलने दें। तो देश की जनता, भली भाली जनता ने यकीन किया, दोबारा से इसे पेट भर के वोट दी और बहुमत से लबालब सरकार बनी। ठीक, लेकिन 5 साल में आपने क्या किया? ठीक, ये जनता ठीक है, मैं तो बहस में, ठीक है मुन्ना खान, मैं सिर्फ मनोज पंडित जी, ठीक है, मैं ये बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं कौन होता हूं जज ये बताने वाला कि जनता क्या करेगी। लेकिन भाजपा हारे तो भाजपा को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस हारे तो कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। थेतराई ठीक नहीं, अभी थेतराई कर लो, 4 महीने हैं थेतराई करने के लिए, चाहे जितनी थेतराई कर लो, सारी थेतराई की छूट है। समझ लो होली चल रही है, क्या खूब कर लो मन की, लेकिन किसी दिन तो रिजल्ट आएगा बाबू, और रिजल्ट आएगा
तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। या तो प्रतिष्ठा रहेगी या प्रतिष्ठा धुल जाएगी। उसमें फिर थेतराई नहीं करना उस दिन, मैं दोनों मित्रों से कह रहा हूं। फिर ये एक्टिंग मत करना मित्रों इत्रों, ये सब दोहरा के, ये सब नहीं। अगर देश की जनता ने आपको फिर रिजेक्ट कर दिया तो आप में साहस होना चाहिए कहने का कि हाँ भाई हमारा कुछ मामला बन नहीं रहा, अब हम भर पाए। सिर्फ इतनी सी बात है। फैसला जनता करेगी। और अभी ताजे 3 राज्यों में आपकी सरकार क्यों चली गई, नहीं आई? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान आनी चाहिए थी अगर आप इतना अच्छा काम करते हो। ये बहस का मुद्दा है मित्र, इसको इधर मत लाइए। आज विषय दूसरा था। खैर रशादी साहब, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में संसद के जरिए और अदालतों के जरिए कोई भी प्रक्रिया हो रही है तो उस पर आपत्ति का कोई प्रश्न नहीं होता। आपत्ति आप तब कर सकते हो जब कोई आदमी कहे कि नहीं मैं खुद ही आ रहा हूं और मैं खुद ही सब कर दूंगा। वहां लगेगा कि आपने प्रक्रिया को बाधित किया, प्रक्रिया को तोड़ा। लेकिन अदालतें और संसद इसी के लिए बनी है। अदालत व्यक्तियों को न्याय देने के लिए बनी है और संसद भारत के मन को रिफ्लेक्ट करने के लिए बनी है। यही ना रशादी साहब? अमिताभ जी, आपका जो सवाल है वो अपने आप में ही गलत है। संसद से बने हुए बहुत से कानून जन आंदोलन के बाद वापस लिए गए। साझे मिसाल उसकी किसान आंदोलन था, जो किसान के 3 कानून आए थे। ये आपका कहना कि संसद से कुछ बना हुआ है तो इस पे आपत्ति करना गलत है। ये अलोकतांत्रिक है, बल्कि लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ। पहली बात, वरना तो विपक्ष को आपने विपक्ष, इसका मतलब कि ये लोग ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी है जहाँ विपक्ष की कोई वो ही नहीं है, विपक्ष विरोधी नहीं कर सकते क्योंकि आप बहुमत में, आपको वोट मिल गया, आप मेजोरिटी में है पार्लियामेंट में, जो आप बनाए वो सही है। आपके कहने का मतलब ये हो गया। दूसरी बात, कोर्ट का भी एक प्रोसेस है। आपके कोई सीजीएम कोर्ट में कोई आपका फैसला होता है तो आप अपील करते हैं उसके खिलाफ। डीजे क्या फैसला जाता है हाईकोर्ट जाता है, हाईकोर्ट से खारिज की है। सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी बात है। देवी जी बात पूरी करने दें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलिएबल। तो ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट भी गलत नहीं हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इस बात को कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद अगर आप कानून के पालन की बात कर रहे हैं, मैं भी तो यही कर रहा हूं कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अभी पार्लियामेंट ने इसे विथड्रॉ नहीं किया, खत्म नहीं किया। जिस दिन खत्म करेगा उस दिन हम उसका नाम नहीं लेंगे। आज की तारीख में वो एक कानून जिसे सुप्रीम कोर्ट की मेजर बेंच विधेयक भी कर रही है, वो कानून अस्तित्व में है, उसका पालन करवाइए। एक बार आप भी कहिए कि उस कानून का पालन होना चाहिए। रशादी साहब ठीक, अभी रुक जाइए आगे आपके बात। एक बेसिक चीज समझना नहीं चाहते हैं रशादी। बेसिक चीज ये, रशादी कोई मसला लेके कोर्ट में गए और चाहे यतीमा गई और चाहे मैं जाऊं, वो किसी कानून के द्वारा बाधित होगा वो विषय, तो अदालत हमको रिजेक्ट कर देगी, कहेगी नहीं भाई ये नहीं कर सकते, ये तो कानून के खिलाफ है। अगर अदालत हमको सुन रही है, हमारे आवेदन पर निर्णय दे रही है, तो फिर ये तर्क तो थेतराई हो गया जो दे रहे हो, ये नहीं चलेगा। एक, अरे आपने अब अवसर नहीं दूंगा, अब अवसर नहीं, बोल लिया अब नहीं। दूसरी चीज जो रशादी नहीं समझ पाए वो ये, वो कह रहे थे कि वर्शिप एक्ट अजर अमर अविनाशी है। मैं उनको यही समझा रहा था कि मेरे भाई, हमने 126 बार तो संविधान में संशोधन कर दिया, ये वर्शिप एक्ट क्या लाया। बाद में वो मेरी बात पर ही आ गए कि हाँ जनता की इच्छा से कानून बदले हैं, वापस लिए। वही तो मैं कह रहा हूं, कल कोई ऐसी सरकार संसद आ सकती है जो इसको कूड़े के ढेर में डाल देगी, टोकरी में, तब क्या दिक्कत है? तब क्या रोक लोगे? नहीं ना, बस वही बात कह रहे थे, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कह रहे थे। संसद को कानून हटाने का, बनाने का सार्वभौमिक अधिकार हासिल है, उसको, उसके लिए किसी की अनुमति, किसी वर्ग की अनुमति की आवश्यकता नहीं। भारत की जनता 5 साल में एक बार वोट देती है, उसके ही मैंडेट पर देश में सरकार बनती है और सरकार चलती है, और जो सरकार होती है, जो बहुमत पार्लियामेंट का तय करता है, मान्य होता है। 370 बहुमत से हटी ना, किसी के मन से तो नहीं हट सकती, और ना किसी के मन से रुक सकती है। कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा था खून की नदियां बह जाएंगी, बोले इसलिए डर जाओ, नहीं डरते, हटा दी। 35 से भी हट जाएगी, अभी क्या दिक्कत है?
भारत की संसद कर रही है। ऐसा तो नहीं कि कोई अपने जेब से पर्चा निकाल के की दे रहा है। तो सिर झुकाओ, अदालत से फैसला आ रहा है, संसद से फैसला आ रहा है, उस पर तो सर झुकाओ भाई मेरे। कड़वा कड़वा तो हुआ, मीठा मीठा कब नहीं चला गया। यतीमा एक छोटा सा कमेंट, अयोध्या मुझे याद है सर्वे ने अयोध्या की मुक्ति का रास्ता खोला था। उससे पहले संघर्ष था, लेकिन उसमें धार नहीं थी, प्रमाण नहीं थे वैज्ञानिक। विश्वेश्वर महादेव में सर्वे हो गया, रिपोर्ट आनी है। मथुरा में सर्वे, कल जो आदेश हुआ था वो आदेश तब तक ठिठका हुआ था जब तक सुप्रीम कोर्ट उस पर सुन न ले। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सुन लिया, कहा गो अहेड। हम माने कि अयोध्या के रास्ते काशी और काशी के रास्ते मथुरा। जी जी अमिताभ जी, बिल्कुल न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया में सर्वे हो जाना चाहिए। सर्वे से भूमि की नौयत तय हो जाएगी और वहां जो कुछ मिलेगा वो सबके सामने होगा, ऑन रिकॉर्ड, कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड रखा जाएगा। उसको आम पब्लिक भी पढ़ सकती है, तो उसमें कुछ भी छुपाव नहीं होगा। और निश्चित रूप से सर्वे के माध्यम से ही काशी और मथुरा का जो रास्ता है वो बुलंद होगा, वो मार्ग बुलंद होगा और फिर हम आदि विश्वेश्वर की पूजा कर पाएंगे और मथुरा में योगेश्वर श्री कृष्ण की पूजा का रास्ता प्रशस्त होगा। वही आधार बनने वाला है, सर्वे ही आधार बनने वाला है। बिना सर्वे के पता ही नहीं चल सकता कि वास्तव में इस पृथ्वी की, इस भूमि की जहां पर मस्जिद का निर्माण जबरन कर दिया गया, वास्तविक नौयत क्या है और यहाँ क्या था। जी ठीक है यतीमा, कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिन पर बहस नहीं होनी चाहिए। जैसे बाबर पहले पैदा हुआ या राम पहले अवतरित आए। अयोध्या राम से जानी जाएगी कि बाबर से, काशी महादेव से जानी जाएगी कि औरंगजेब से, मथुरा कृष्ण से जानी जाएगी कि औरंगजेब से। अरे हजारों औरंगजेब आए और चले गए, इतिहास के कूड़ेदान में पड़े हैं हजारों औरंगजेब जैसे लोग। इलजी आए, खिलजी आए, एवक आए, टेवक आए, कहां है? अपने समय में तो वो भी जिले इलाही थे। नादिर शाह कहां है? मुगलों के वंशज, भारत पर राज किया, ठीक है, लेकिन आज क्या है? आज तो रिक्शा चला रहे, चाय बेच रहे। ये काल का प्रभाव है मित्र, काल चक्र है। भारत जैसा सहिष्णु देश कहां मिलेगा जिसने अदालत का रास्ता स्वीकार किया, जिसने कानून का रास्ता स्वीकार किया अयोध्या के लिए, काशी के लिए और मथुरा के लिए। अब उस पर भी आपत्ति है कि अदालत का रास्ता क्यों स्वीकार कर लिया? भाई गजब है। आपके पास, आप जिले इलाही थे, जमीन सरकार राजा के अधीन होती है, यही कानून है, यही धार्मिक कानून है, यही साम्राज्यों के चलन के दौर में, राजशाही के दौर में यही कानून था। आप चाहते तो अशर्फी दे के भी खरीद सकते थे, 50 एकड़ में मस्जिद बनाते। ये मैं तो इतना इस पर चिंतन किया कि अयोध्या, मथुरा, काशी, काशी और मथुरा में देखिए, आप पूरे भारत के जिले इलाही थे, वहां घुसा क्यों बनाई मस्जिद? जहां जलसा भी नहीं हो पाया ढंग से आपका, क्यों बनाई थी? उसके पीछे की कुटिल सोच, आपकी विभत्स सोच हमको पता है, देश को पता है, दुनिया को पता है। आप भारत की छाती के मस्तक पर पांव रखना चाहते थे, आप भारत की आत्मा को रौंदना चाहते थे। भारत की आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है मित्र, अजर अमर अविनाशी। यानी कितनी सभ्यताएं थी दुनिया में, मिट गई, खत्म हो गई। ना मिस्र की सभ्यता रही, ना ईरान की रही। भारत की सभ्यता खत्म नहीं हुई, इसीलिए अजर अमर अविनाशी है। मथुरा में क्या नया हो गया, क्या विचित्र हो गया?
ओवैसी साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे ये मुसलमानों को अपमानित करने का काम हो रहा है। अदालत के जरिए कोई अपमानित सम्मानित होता है क्या? अदालत के जरिए तो कोई अपमानित सम्मानित नहीं हो सकता। अदालत के निर्णय से जो काम हो रहा है उस पर भी आक्षेप। उस समय की सरकार ने, नरसिंह राव की सरकार के समय जो संसद थी उसका विजडम रहा होगा कि वर्शिप एक्ट लागू किया जाए। हो सकता है कल को ऐसी संसद आए जिसका विजडम कहे कि वर्शिप एक्ट वाहियात है, हटाओ उसको, ठीक, हट जाएगा। हमारे दोस्त तलहा रशादी कह रहे थे कि कई कानून संसद ने हटा दिए। हाँ, वही तो मैं भी कह रहा था मित्र, काहे का झगड़ा है? कृषि कानून नहीं समझ में आया, कूड़े के दान में फेंक दिया। वर्शिप एक्ट भी हो सकता है ऐसा हो जाए 24 में। 370 का ताबीज गले में डालकर घूमने वाले लोग भारत के बदलते हुए मन और मिजाज से सबक नहीं सीखना चाहते। वो कहां है राजनीतिक लोग जिन्होंने 70 साल तक 370 का नाम लेकर कश्मीर को अलग रखने की साजिश की और अपनी दुकान चलाते रहे? अखरोट और छुआरा और काजू बादाम खाते रहे और घाटी को हिंदुस्तान से अलग रखने की साजिश करते रहे। कहां है आज वो? 4 आदमी नहीं खड़े उनके साथ कश्मीर में। ये स्थिति है। अब वो कहते थे 370 में आग लग जाएगी पूरे देश में, कहीं फुलझड़ी नहीं जली। बदल गया है देश, क्यों नहीं मानते हो भाई? ना अड़ेंगे, लड़ेंगे, खटोला यहीं बिछाएंगे। अब नहीं बिछता खटोला। भारत का मन बदल गया। और दूसरी बात, मैं कांग्रेस के अपने मुन्ना खान भाई से कहूंगा, मेरे लिए न इन मनोज पंडित की बात कही अंतिम सत्य, न कांग्रेस की। मैं तो जनता का आदेश देखूंगा। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान ने जनता ने भाजपा के माथे रोली तिलक लगाया। वहां भाजपा की बात जनता को अच्छी लगी, फैसला ये। तेलंगाना में कांग्रेस की बात अच्छी लगी तो कांग्रेस को रोली तिलक लगा दिया। 2 लोकसभा चुनाव कांग्रेस लगातार हारी है, ये सच है। इसका मतलब भारत की जनता कांग्रेस को स्वीकार नहीं कर रही। 303 सीट देके जब सरकार में है कोई पार्टी, तो उस पर आप कह रहे हो कि सब लोग डंडा लेके इनको ढूंढ रहे हैं। अरे डंडा लेके ढूंढ रहे होते तो ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान ये जापान में था क्या? अच्छा, आप ही पहुंच जाते डंडा लेके। हम तो करें मुन्ना खान भाई, आप ही इनके 2-4 सोटा मार लगाते। आप भी नहीं गए मारे डर के। अब तो सब मुख्यमंत्री ने शपथ भी ले ली। अच्छा, मान लो जी हो जीत है, आप शपथ ही रोकने चले जाते, कहते जी इनने 5 साल कुछ नहीं किया, आप शपथ नहीं होने देंगे हम। नो, हम आ गए। ऐसा संभव है क्या? नहीं ना। केसीआर आपकी शपथ नहीं रोक पाए तेलंगाना में, तब वहां तो आपने कुछ अच्छा बुरा किया ही नहीं। जब से तेलंगाना बना तब से आप बात है ही नहीं। वहां तो केसीआर ने किया जो कुछ किया अच्छा बुरा, फिर भी आपको दिया ना चांस। इसलिए भारत की जनता के जनादेश पर ऐसा अपमानजनक व्यवहार मत करिए। और ये ईवीएम का रोना छोड़ो महाराज, ये घिना गया है आरोप। क्या घिनाना होता, बोलते ना घिना गया, चीची हो गया क्या? अब इसमें जान नहीं बची क्या? ये मरा हुआ चूहा हो गया, जिंदा भी नहीं। ईवीएम कौन सुन रहा महाराज? एक सलाह मैंने दी थी जब पहली बार कांग्रेस ने और सारे दलों ने कहा कि ईवीएम में, तो मैंने एक सलाह दी थी। वो सलाह फिर दोहरा के बात समाप्त कर दूंगा। मैं कांग्रेस की बात में वजन तब मानता अगर वो तेलंगाना जीतने के बाद, मनोज पंडित जी, मुन्ना खान साहब दोनों का ध्यान चाहूंगा, अगर तेलंगाना जीतने के बाद खड़गे जी कहते कि ये अपवित्र ईवीएम से निकली जीत है, हम लोग तेलंगाना में विपक्ष में बैठेंगे, तो मैं मान लेता ईमानदार आदमी है, सही बात बोलते हैं। आप चुंगी की पार्षदी नहीं छोड़ रहे हो महाराज कहीं क्या? अगर जीत गए गलती से,
और करे ईवीएम गलत है। अरे छोड़ दो ना, 44 हैं 40 हैं जितने भी हैं लोकसभा में, इस्तीफा दे दो, चलो 6 महीने पहले दे दो इस्तीफा, वो भी नहीं दोगे। अच्छा चलो यही घोषणा कर दो कि अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, ईवीएम से होगा तो नहीं लड़ेंगे। नहीं, गांधी जी की पार्टी है, इतना बड़ा आदमी महात्मा गांधी, असहयोग आंदोलन, जो चीज सही नहीं है उसके खिलाफ खड़े हो जाते थे। आप ईवीएम के खिलाफ भी नहीं खड़े हो और ईवीएम से गठबंधन भी किए हो। बोल दो खड़गे जी को जाके कि हम 24 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। बोले क्यों? बोले जब तक ईवीएम रहेगी, जब बैलेट आएगा तो कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। बोल दीजिए, हम कम से कम मुन्ना खान को बुलाएंगे स्टूडियो और माला पहनाएंगे कि आप आदमी पायदार हैं, क्या आपका मयार है। बाकी गाल बजाना है, थितरई है, इससे कुछ होना नहीं। धन्यवाद।